नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 18 और 19 सितंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो भारत में देखिए इस समय क्या हो रहा है, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात काफी तेजी से चल रही है। तो एक राष्ट्र और एक चुनाव की ये जो बातें हैं ये आखिर किस समिति की सिफारिश पर सारी की सारी चल रही हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पिछले साल सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका पूरा का पूरा काम यही था कि वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को इंडिया में देखें, क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है या फिर इसके क्या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो पूरी की पूरी जो कमेटी बनी थी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी थी। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, कल यानी कि 18 सितंबर को क्या हुआ कि हमारी यूनियन कैबिनेट की मीटिंग थी जिसके हेड पीएम मोदी जी थे। तो इस मीटिंग में कई सारे नए नए अप्रूवल मतलब एक्सेप्ट किए गए और उसी अप्रूवल में जो सबसे बड़ा अप्रूवल है वह है वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल का। और बिल्कुल याद रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल का मेन जो टारगेट है कि हमारे जो लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ कराए जा सके। दोस्तों, अगर हम इस पूरे के पूरे वन नेशन और वन इलेक्शन स्कीम को समझें तो इस स्कीम के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको HLC या फिर हाई लेवल कमेटी बोला जाता था। बाद में जब इसके हेड रामनाथ कोविंद बने तो इसको कोविंद पैनल के नाम से भी जाना जाने लगा। इस कमेटी को मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी कि सितंबर 2023 में बनाया गया था और इन्होंने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसी रिपोर्ट के आधार पर यूनियन गवर्नमेंट की जो ये यूनियन कैबिनेट मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये पूरा का पूरा अप्रूवल हुआ है कि हम बहुत जल्द भारत में वन नेशन और वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को लागू कर देंगे। और इस कॉन्सेप्ट में ये भी याद रखिएगा कि दो फेज में पूरा का पूरा इलेक्शन होगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन कराए जाएंगे और सेकेंड फेज में यानी कि जो पहला वाला फेज होगा उसके 100 दिन के अंदर ही हम सेकेंड फेज करेंगे और सेकेंड फेज में जितने लोकल इलेक्शंस हैं, स्पेशली जो पंचायत से रिलेटेड होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन एरियाज में जो म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं वो सारा हम यहाँ पे कराएंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, What is the primary objective of the NPS वात्सल्य स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है उन्होंने कल 18 सितंबर को एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है NPS वात्सल्य स्कीम। और इस स्कीम का मेन टारगेट है टू हेल्प पेरेंट्स एंड गार्जियंस प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। यानी कि जितने भी माता पिता या अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बना सकें। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, एनपीएस स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वात्सल्य स्कीम जो है इसका मेन टारगेट है कि कोई भी पेरेंट्स अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज बिल्कुल याद रखिएगा, 18 साल से बच्चे की उम्र कम होनी चाहिए जिसका अकाउंट यहाँ पे खोला जाएगा। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत एक अकाउंट खोल सकता है। ये अकाउंट वह किसी भी बैंक, किसी भी पोस्ट ऑफिस, कहीं पर भी खोल सकता है और इस पूरे अकाउंट की जो रेगुलेटरी होगी वो हमारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी जो कि हमारे देश में पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है। यहां पर क्या होगा कि हर पेरेंट्स अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से अपने बच्चे के अकाउंट में 1000 से लेकर, यानी कि यहाँ पे मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो 1000 एक साल में है और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चाहे जितना भी कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है। और इसी के आधार पे जब बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि अभी ये जो खाता है छोटे बच्चों का 18 साल की उम्र उनके होने पर ये खाता रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बच्चा उसका फायदा उठाएगा वहां पर। अगर दोस्तों एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें हम कि भारत में इस समय एनपीएस चल रहा है। एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम। तो भारत में ये जो एनपीएस है इसको 2024 में स्टार्ट किया गया था और इस पेंशन स्कीम का यही मतलब मोटो था कि हर जो भी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट वो जितना कंट्रीब्यूशन इस स्कीम में करेगा उसी के हिसाब से रिटायर होने के बाद उसको
मतलब वो पेंशन दी जाएगी। लेकिन इस पेंशन स्कीम की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, इसका बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही थी। तो हमारी सरकार ने पिछले साल टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और इस कमेटी ने फाइनली रिकमेंड किया एक नई पेंशन स्कीम को, जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है और इन्होंने इसको लॉन्च करने की भी जो अनाउंसमेंट है वो भी बता दिया है कि हम इसको 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब एनपीएस बहुत जल्द खत्म होगा और इसकी जगह को नई पेंशन स्कीम आएगी जिसका नाम होगा यूपीएस। और यूपीएस जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, जिनका नाम है टीवी सोमनाथन, बिल्कुल याद रखिएगा, वो इस समय भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और पिछले साल जब ये कमेटी बनी थी तो उस समय ये भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। तो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे यूपीएस स्कीम को इंडिया में स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द न्यू मून मिशन चंद्रयान 4। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कल भारत की यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मोदी जी उसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक में कई सारे प्रपोजल्स को अप्रूवल मिला है और उसी प्रपोजल में एक है चंद्रयान 4 मिशन। तो हमारा चंद्रयान 1, 2, 3 काफी न्यूज में रहा और पिछले साल तो चंद्रयान 3 हमारा काफी ह्यूज लेवल पे सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हम दुनिया के चौथे देश बने जो सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड किए हैं। क्योंकि हमसे पहले सिर्फ 1959 में रसिया, 1966 में अमेरिका और 2013 में चाइना, 3 ही देश थे जो वहां पे सक्सेसफुली लैंड किए थे। पिछले साल 23 अगस्त 2023 को इंडिया सक्सेसफुली चंद्रमा पे लैंड किया और ऐसा करने वाला वो दुनिया का चौथा देश बना था। इसीलिए हमारी सरकार ने 23 अगस्त को ये अनाउंस किया कि हम सेलिब्रेट करेंगे एज ए नेशनल स्पेस डे। और इस साल 2024 में भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया गया, जिस पर आपसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा। ये तो बात रही दोस्तों चंद्रयान 3 की, लेकिन अब हम लोग चंद्रयान 4 पर भी फोकस करने जा रहे हैं। और इसकी जो तारीख, इनिशियल तारीख हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम कब तक इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा 2040। तो यहां पर देखिएगा इस पूरे मिशन का जो बजट यहां पे अप्रूव किया गया है वो 2104 करोड़ के आसपास किया गया है। और हमारी सरकार का मेन जो टारगेट है कि इस समय जो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल का मतलब है दोस्तों कि आजादी के 1947 से लेकर 2047 के बीच का जो 100 साल है, इसको हमारे देश में अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। तो अमृत काल ये जो है, इसी अमृत काल में हम एक तो इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान किए हुए हैं। कब तक ये बना लेंगे? 2035 तक। जैसे इस समय पूरी दुनिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना हुआ है, लेकिन हम 2035 तक ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा खुद का वहां पर स्पेस स्टेशन हो जाए। और साथ ही ये जो हमारा चंद्रयान 4 है, इसको हम 2040 तक क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसरो की बात की जाए तो इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो ये पूरा का पूरा स्पेस सेक्टर हमारे यहाँ कंट्रोल करती है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 15 अगस्त 1969 को किया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और साथ ही इसके जो हेड हैं यानी कि इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। तो ये भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।